प्री 2025 का रिजल्ट आया। प्री 2025 के रिजल्ट के उपरांत एक बच्ची गुना से मुझे संपर्क करती है और इस संपर्क में वो कहती है कि सर, मैं एक पर्सनल शेड्यूल चाहती हूँ या एक शेड्यूल एक्सपेक्ट करती हूँ जिसके बेसिस पे मैं आगामी मेंस की तैयारी करूँ। विद्यार्थियों के लिए तत्पर मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, तो मैंने कहा चलो बहुत दिनों बाद खुशी हो रही है, एक शेड्यूल तैयार करते हैं बच्ची। उसके लिए मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मैंने शेड्यूल तैयार करा। इस शेड्यूल को जब मैं तैयार करता हूँ, तब मैं एक बात महसूस कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, आप खुद इस बात को समझना कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि इतने सफिशिएंट डेज नहीं है कि यदि मैं 10-10 दिन भी एक सब्जेक्ट को उसके लिए अलॉट करूँ, तो वह सारे सब्जेक्ट पीएससी मेंस के पढ़ पाए। मैं भौचक्का रह गया क्योंकि मैं खुद चिंतित था कि इतने कम समय में अब इस तैयारी को कैसे निखारा जाए। ये प्रश्न आपके मन के लिए बिल्कुल व्याकुल करने वाला है, मैं अभी से बोल रहा हूँ। 10-10 दिन एक-एक सब्जेक्ट को मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, एमपी जो है आप सबकी जो है बातें कर लीजिए वन बाय वन जितनी बात हो रही है। मैंने ये महसूस करा कि 10 दिन भी कम पड़ जा रहे हैं। तो ये बात उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी भी सीरियस नहीं है। पीएससी प्री का रिजल्ट आया, आपका नहीं हुआ तो फिर भी ध्यान से सुनना, आपका नहीं हुआ तो फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आज से तैयारी करोगे तब आपकी ऐसी स्थिति ना बने कि जब मेंस का जो एक पेपर आएगा तब आप अपनी प्रॉपर तैयारी ना कर पाए और उस दिन पछताना पड़े। हालांकि संजना और अन्य सारे अभ्यर्थियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको मेंस में 400 नंबर बिल्कुल दिलवाऊंगा। इस 400 नंबर की तैयारी में आज क्लास नंबर थर्ड है। इस थर्ड नंबर क्लास के पहले दो और क्लास हो चुकी हैं। आप आंसर प्लेलिस्ट में जाना, हमारे यूट्यूब चैनल की आंसर राइटिंग वाले पोर्शन को चेक करना। मैं अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग वाले जो नोट्स हैं वो आपको दे रहा हूं। इसके माध्यम से आप कम समय में इन्हीं उत्तरों को छाप के चले आएंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे और 400 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। आइए हम इस रामबाण कंटेंट का नजारा देखते हैं। और लेक्चर नंबर 3 तैयारी 400 नंबरों की, जैसा कि आपको वादा करा गया है। इसके पहले मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास दी थी। आज ये क्लास मध्य प्रदेश प्लस रामबाण कंटेंट के कुछ सैंपल्स आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से करी जा सकती है। तो फटाफट सारे अभ्यर्थी लाइव आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए और देखिए कि कैसे आपके लिए संपूर्ण डेटा सिर्फ तैयार नहीं है, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम समय में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप उस आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन में जुड़ते हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और सभी तैयार हो जाओ पेन पेपर लेके, जिसके बेसिस पे हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग जुड़ जाइए। जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो इनसे जुड़ जाइए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, सबके स्कैनर मैंने आपको दे दिए हैं। आप इन पर जो है स्कैन करके जो है बाकायदे गूगल लेंस से जुड़ सकते हैं, आपको संपूर्ण डेटा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यदि आप तैयार हैं तो अब सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखना। बिल्कुल। हाँ बच्चे सब जुड़ गए। बिल्कुल सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एमपी से रेलेवेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मृदा संरक्षण का अर्थ एवं इसके जैविक उपायों को लिखें। ध्यान से सुनना कि मृदा संरक्षण क्या होता है और इसके जैविक तरीके क्या हैं। अब देखो मैंने आंसर राइटिंग की पूरी, ये क्वेश्चन आपको 7 मार्कर में आएगा, आना होगा, या तो आपको 2 मार्कर में आएगा। ध्यान से सुनना, 2 मार्कर में आपको वो क्या पूछ सकता है कि मृदा संरक्षण क्या होता है ये बता दीजिए, एक तो ये, या तो मृदा संरक्षण के जैविक उपायों को लिखिए। 2 मार्कर में एक प्रश्न ये बन जाएगा। आगामी मेंस के लिए बिल्कुल संभावित प्रश्न है, अच्छे से पढ़ के जाना और छाप लो, मैं तो कह रहा हूँ। 7 मार्कर भी इसको मैंने तैयार कर दिया है, तो आप देखो कैसे आंसर राइटिंग करते हैं और इनको छाप लो। जो अभ्यर्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं अपनी कॉपियों में इनको छाप लेना, साइड में सब समझना मेरी बात को। मृदा संरक्षण, अब देखो अपन लिख रहे हैं कि मृदा संरक्षण मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। मतलब एक तो क्वालिटी भी मेंटेन रही है सॉइल की, और सॉइल की क्वालिटी मेंटेन के साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाए, उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाए, तो इसको हम बोल रहे हैं मृदा संरक्षण की प्रक्रिया। क्या इतनी बात आपको क्लियर है?
अब देखो, चूंकि जहां पर मेरा सेंटेंस एंड हो रहा है उसी के बाद मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखा कि ज्ञात हो कि इस प्रक्रिया में यांत्रिक, सामाजिक और जैविक उपायों को जो है सम्मिलित किया जाता है। हालांकि हमसे जैविक उपाय पूछा है, यदि आपको प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ा हो कि मृदा संरक्षण के जैविक उपाय, मतलब इसमें यांत्रिक उपाय भी आते हैं, मैकेनिकल जिनको बोल सकते हैं आप, सामाजिक मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख रहे हैं, और जैविक उपाय जो हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या होते हैं। तो देखो, मैंने मृदा संरक्षण बताया, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को समझाया, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया के साथ साथ उसके अन्य उपायों को भी समझाया, परंतु मुझे जैविक उपाय पूछ रहा है तो मैं जैविक उपायों को जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक चार्ट बनाने का तरीका, ये चार्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं और मैंने आपको बोला आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगे, पर चार्ट बनाने के पहले मेरी कुछ बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले सबसे पहले कंटेंट प्राप्त कर लिए, क्या करिए, आपको कंटेंट प्राप्त करना है बच्चों। कंटेंट के बाद कॉन्सेप्ट को समझें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तुमको पता ही नहीं है, तुम छापे जा रहे हो, ये गलत है, समझे बात को। उसके बाद में आपके सिनॉप्सिस बने होने चाहिए, क्या बने बने होने चाहिए, सिनॉप्सिस बने होने चाहिए। और फिर करिए करिए जी भर के आंसर राइटिंग, फिर क्या करिए, जी भर के आंसर राइटिंग जो है करिए, और आंसर राइटिंग के दौरान फिर ये चीजें चार्ट आर्ट बनना अपने आप आ जाती हैं बच्चों। में फिर से कह रहा हूँ, पहली फुर्सत में मत करने लगना चार्ट बनाना, कुछ लोग शुरुआत से ही करने लगते हैं, जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ पहले अच्छे से सारे सब्जेक्ट के कंटेंट तैयार कर लो, फिर आप जो है इस पर काम करना, ठीक है। चलो वेरी गुड, इतनी बात समझ गए हो तो देखो उपायों को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, फसल चक्रण की विधि को अपनाया जाए। अब फसल चक्रण होता क्या है, फसलों को अलग अलग जो है हम उगाते हैं, मतलब एक जैसी फसल जो है नहीं उगाते, समझना मेरी बात को, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जो अत्यधिक पानी की मांग करती हैं, जिसके कारण जो मृदा है उसकी नमी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब फसल बोएंगे कुछ इस प्रकार की फसल बोएंगे जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, पट्टीदार खेतों का निर्माण करके जल प्रवाह को जो है कम करा जाए। अब हम बेसिकली उन तरीकों को अपना रहे हैं जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक कम है, ध्यान से सुनना, बट प्रैक्टिकली जो है नेचुरल ज्यादा है। इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस ज्यादा है, ध्यान से समझना। तो हमने क्या करा, पट्टीदार खेतों का निर्माण कर लिया और इसके कारण जल के प्रवाह को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जिससे जो है मृदा बहेगी नहीं, वहीं की वहीं रुक जाएगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो, मृदा का संस्तर सुरक्षित रखने हेतु फसल अवशेषों को खेतों में बिछा देते हैं अपन। तो हम क्या करते हैं, जो फसल जब काटने के बाद उसके जो वेस्टेज बचते हैं ना, उसको जमीन के ऊपर या खेत के ऊपर जो है लिटा देते हैं। इससे मृदा का संस्तर जो है, या जो संस्तर मतलब उसकी जो परतें हैं वो सुरक्षित रह जाती हैं। ये बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वर्मी कंपोस्ट जैसी विधियों को अपनाया जाता है, जिसे हम जैविक खाद बनाना एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो वर्मी कंपोस्ट का हिस्सा हो गया। ऐसे समझ लो कि वो वर्मी कंपोस्ट के अंतर्गत एक तरीके से जैविक खाद के अंतर्गत ये एक प्रक्रिया है, समझ गए बात को, तो ये हो गई। उसके बाद कृषि वानिकी को बढ़ाना, तो कृषि वानिकी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना। तो ये वो जैविक उपाय हैं, और बीच में बकायदे मैंने हेडिंग डाल दी, देखो कि मृदा संरक्षण के जैविक उपाय। यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं अभ्यर्थियों, यदि आपने इतना लिखकर आ गए तो आपको 7 में से, यदि वो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो यदि देखो, अब कुछ माइंडसेट भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का माइंडसेट कितना है। मेरे हिसाब से आपको 4 या 5 नंबर इसमें पक्के मिलने चाहिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ 100% नंबर मिलेंगे यदि आप मेरे साथ आंसर राइटिंग करने बैठ गए। मैं आपको नंबर दिलवा के मानूंगा और 400 से ऊपर ले जाऊंगा। आया मजा कि नहीं। बुकों में जो चीजें लिखी हैं बच्चों, उन बुकों से मैं बोल रहा हूं कि इसको प्रैक्टिकल कॉपी में उतारने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सारी चीजें मैंने खुद व्यक्तिगत अनुभव करी हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ। आप जिन संस्थानों में या जहां आप पढ़ रहे हैं, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं कि वो टाइम हमने देखा है कि ये सारी चीजें इन लोगों ने कॉपी पेस्ट भी करना सीखी। हम एक तरीके से बस टेक्नोलॉजी से जल्दी नहीं जुड़ पाए, जिसके कारण ये कभी कभी चीजें जो है देरी हो गई, या हम लाइमलाइट में नहीं आ पाए। अदरवाइज मैं आपको बोल रहा हूं कि आधी जनरेशन को आंसर राइटिंग तो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल, पहला प्रश्न यदि आपसे बन गया हो तो मुझे फटाफट एक बार सारे लोग कमेंट करके भेज दो बच्चों, मैं चेक कर लेता हूं बाकी सारी चीजें ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, सबके कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है ना।
ऐसे ही आपको सारी चीजें लिखनी है। उसी के साथ ये आपके लिए मैंने एक अच्छा सा टाइटल लगा दिया है कि अपने संपूर्ण अध्ययन और शिक्षण लगभग 12 वर्ष से जो अधिक का हो रहा है, मैंने पाया एक तरीके से कि हमें वो परोसा जाता है जिसमें बाजारवाद का गुण निहित है। अर्थात कई बार कॉपी बुक के जो है फ्रंट कवर को बदल के सेम कंटेंट हमारे सामने परोस दिए जाते हैं। बच्चा जब बुक लेने जाता है तो उसको इस बात का अनुभव भी नहीं होता कि उसके पास में क्या है। समझे बात को? इसी के साथ साथ मैंने ये सोचा कि वो जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चे के ऊपर भारी हो जाता है, इतना कि वो याद नहीं कर पाता। इवन एक बुक भी प्रॉपर कई बार बच्चा नहीं पढ़ पाता, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। अतः मैंने निर्णय लिया था कि मैं 360 एंड सेलेक्टिव अप्रोच से आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें अनावश्यक मैं पहले ही हटा दूंगा, उस चीज को पढ़ाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको नंबर अच्छे आए। इसी के साथ प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने कॉम्बो बैच आपके लिए लॉन्च करा है। आप जिस दिन इस क्लास को देख रहे हैं उस दिन की क्लास से लेकर मार्च एंड तक, ध्यान से सुनना, उस दिन की क्लास से लेकर मार्च एंड तक आप कॉम्बो बैच में जुड़ जाएं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति या बच्चे मार्च एंड तक कॉम्बो बैच में जुड़ जाएंगे उन बच्चों को मैं विशेष सुविधाएं अपनी तरफ से दूंगा। मतलब आपको लगभग ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तो देखो ये हैं ही, इनके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगा आपकी। और आप जानते हैं कि यदि मैं बोलता हूं तो मैं निभा के देता हूं बच्चों को। इसके बाद मार्च के बाद आपके लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्च के बाद आपके लिए यही कॉम्बो बैच में केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ध्यान से सुनना, इसी कॉम्बो बैच में केवल 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएंगे, अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको। तो यदि आपको जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें मैंने कमिटमेंट करके रखा है बच्चों को कि 15,000 रुपए तक के फायदे दूंगा। 15,000 कम नहीं होते, मैं अभी से भी बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। 15,000 का पूरा कोर्स आता है, मैं वो सारी सुविधाएं आपको लगभग यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपको इसी जो क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, लिंक बकायदे मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा इस बात को देखो कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों को जो है लिखिए। अब ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योगों को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, परंतु इसको 7 मार्कर में मैंने जो है अरेंज करने का एक प्रयास करा है। ध्यान से समझना कि मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग, पीएससी का ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो भूले बिसरे आपको बिल्कुल पूछेगा। और मैं कह रहा हूं कि तुमको बनना चाहिए, यदि इतना रट के चले गए आंसर सही करके चले आओगे। समझ गए बात को? तो पीएससी मेंस में भैया अच्छे से पढ़ के जाना। ध्यान से देखो कि राज्य वन एवं वन संपदा की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। इंट्रो वाला पोर्शन मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनो। सारे मॉडल आंसर्स लिखे थे, बहुत मजा आएगा आप लोग यदि इतने पूरे कर लोगे। ध्यान से सुनो, टोटल 22 एफएलटीज मैंने रखे हैं आपके लिए। 22 समझते हो? इतना कि सारे सब्जेक्ट के आईएमपी। समझ गए बात को? राज्य के सकल मूल्यवर्धन में, ध्यान से समझ लो, हम जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में बात कर रहे हैं। तो मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंशदान लगभग 2.04% है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे तुम? मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, यदि मैं आपसे बोलूंगा तो अब लगभग 24-25 का आ गया। ध्यान से सुनना, अब लगभग किसका आ गया? 24-25 का आ गया। तो जब आप 24-25 का लिखोगे तो भी इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है। मोटे तौर पे आप समझ लो 2 पॉइंट, ये अभी जो है ना आपका लगभग 2.808 के आसपास हो गया है। समझ गए? तो 2% राउंड फिगर में आप लिख लो या 3% कर लो आप इसको राउंड फिगर में कि 3% है, इतना बता के बाहर आ गए अपन। ध्यान से सुनना। अब क्योंकि हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे ये पूछा था कि वन आधारित उद्योग क्या होते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहला हमने बोला कागज उद्योग। किसकी बात कर ली? कागज उद्योग। तो कागज उद्योग आपने बता दिया। एक तो ये हो गया कि वन आधारित उद्योग कौन से? कागज, क्योंकि कागज कहाँ से मतलब जो है कैसे बनाया जाता है आपको पता है। तो इसके संदर्भ में 1-2 उदाहरण लिख दिया आपने। देखो क्या बेहतर उदाहरण लिखा मैंने, नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल, जो कि कहां पर है? नेपानगर। नेपानगर में है, बिल्कुल सही बात है ना। ओरिएंट पेपर मिल आपका जो है शहडोल में है। इस तरीके से अपन ने लिख दिया, 2 उदाहरण लिखकर बाहर आ गए। लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हो, पर इतना ना तो स्पेस रहता है ना तो समय रहता है। तो बुद्धिजीवी बनो, ना कि जो है बार बार पढ़ने वाले या समझदार बनने वाले मूर्ख बनो। जरूरत से ज्यादा पढ़ के तुम पीएससी में कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अभी से भी बोल रहा हूँ। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है पीएससी। अन्यथा यहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठे हैं जिनका कुछ नहीं होता।
समझे? इसलिए ध्यान से सुनो। उसके बाद सेकंड नंबर पर यदि हम बात करते हैं तो कत्था उद्योग की बात कर ली। तो देखो मुरैना और शिवपुरी में आपको पता है कत्था उद्योग है, तो हमने उदाहरण सहित बता दिया। तीसरा नंबर बीड़ी उद्योग, तो जबलपुर, सागर, कटनी और दमोह इत्यादि में हमने लिख दिया, ध्यान से समझना। उसके बाद में लाख उद्योग की बात आती है तो उमरिया में सरकारी कारखाना है, आपको पता है। इमारती जो है लकड़ी उद्योग की बात हो रही है, ध्यान से सुनना, इमारती लकड़ी जो है, तो उसके संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो जबलपुर, छिंदवाड़ा और मंडला लगभग सागौन वाला क्षेत्र है, आपको पता है। और अन्य उद्योग अब चूंकि बहुत सारे हैं, सबको आप नहीं लिख सकते, तो आपने क्या बोला, चिपबोर्ड जो कि इटारसी में है, दिया सलाई जो कि ग्वालियर में है, और भिलावा से स्याही बनाने का जो है छिंदवाड़ा में है। तो इस तरीके से अपना आंसर लिखकर बाहर आ सकते। क्या इतनी बात समझ गए? इस सेंटेंस को यदि आप चाहो कि राज्य के सकल मूल्यवर्धन वाला, तो इसको कंक्लूजन के तौर पे भी जो है लिख सकते हो वहां पर अपने एग्जाम में। आ रहा है कि नहीं मजा आंसर राइटिंग में, बताओ। मध्य प्रदेश के 2 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं और दोनों प्रश्न संभावित हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल आएगा, छप के आएगा और पढ़ के जाओगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल। हाँ, जो सभी बच्चे बीच में जुड़े हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बाद में इस क्लास को देखते हो, आप सभी का हृदय से स्वागत है। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। देखो मेहनत कोई कर रहा है, उसकी मेहनत का यदि थोड़ा-सा प्रतिफल उसको दे दोगे, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन बना रहता है। अदरवाइज़ ये लगता है ना कि यार बच्चे भी इतने शातिर होते जा रहे हैं कि सिर्फ़ पढ़ना चाह रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। और मैं यकीन के साथ कह दे रहा हूँ कि यदि आप मेरे सपोर्ट में आएँगे, मैं आपको कम समय में पीएससी जैसे भंवर से निकाल के बता भी दूंगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे जो है आज 7 मार्कर लेके बैठा हूँ, समझना। इसके पहले मैंने आपको 2 मार्कर और 7 मार्कर कराए थे। आज मैं आपको केवल 7 मार्कर करा रहा हूँ। ऐसे वन बाय वन, डे बाय डे यदि आप सभी लोग कहते हैं कि सर और ऐसी क्लासेस दीजिए, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन क्लासेस दे दूंगा। चलो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अर्थशास्त्र या उद्यमिता मैंने सेपरेट क्लासेस, चूंकि एमपी की इकोनॉमी भी मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ, तो एमपी की इकोनॉमी ध्यान से सुनो, और इंडियन इकोनॉमी वाला खुद इटसेल्फ पेपर 150 नंबर का है, ये हो गया। उद्यमिता इटसेल्फ 150 नंबर का है, ये हो गया। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस है मेरी, आपको अटेंड करना है। बैच में जुड़ जाओ, आपके लिए विधिवत क्लासेस पड़ी हैं, क्लास पीडीएफ में डेली आपके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ, डेली समझाता हूँ, ताकि कैसे आप पहली बार में ही 150 नंबर वाले इन पेपरों में 110 नंबर प्राप्त कर लें। फिर से सुनना, पैसा दूसरी बार आ जाएगा, समय नहीं आएगा। यदि प्री निकाल लिया है तो जरूरी नहीं है अगली बार तुम्हारा प्री निकलेगा। मौका मत छोड़ो, इतना पैसे के मुंह मत देखना है, छोटा सा अमाउंट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरी मेहनत के तुलना में मैं तब भी कह रहा हूँ कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, इस बात को समझना, क्योंकि मैं अकेला सारे काम करके आपको देता हूँ और साबित भी करके बताता हूँ कि यदि कमिटमेंट करा है तो पूरा होगा। तो यदि पास होना है तो मुझे नहीं लगता, यदि आप मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल करके बताता। क्यों? क्योंकि पास होना ही मायने रखता है, इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। बाकी आप समझदार हैं, निर्णय आप ले लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ा-सा आप जब सिलेबस चेक करोगे तो ज्योग्राफी से थोड़ा-सा टच होता हुआ आपको दिखेगा। एमपी के थोड़ा जो है ज्योग्राफी ऐसा टच होते हुए दिखेगा। अदरवाइज़ पहले ये साइंस का भी एक पोर्शन माना जाता था। और जीआईएस, ध्यान से सुनना, जीआईएस बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का। बिल्कुल रट के जाओ मेरे नज़रिए में, तो मैं कहूँगा। तो यदि मैं आपसे जीआईएस की बात करता हूँ, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके लिए मेंस के संभावित प्रश्नों में से एक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेंस में बिल्कुल छप के आता है। तो इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करता हूँ, तो 7 मार्कर सेम क्वेश्चन आएगा, तो बताना कि जीआईएस और इसके प्रमुख उपयोग सर ने हमने अच्छे से करवा दिए थे। सबसे पहले बात करते हैं जीआईएस है क्या? यह एक ऐसी प्रणाली है, ध्यान से सुनो, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के संयोजन से किसी वस्तु के भौगोलिक संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त करी जाती हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इतनी बात क्लियर है, जिसमें किसी वस्तु के भौगोलिक संदर्भ में, मतलब वो वस्तु कहाँ पर है, कैसी दिखती है, क्या प्रकृति है, इन सब पर डेटा एकत्रित करने के लिए जो विधि है वो है जीआईएस। समझ गए बात को? तो डेटा को एकत्रित करने की बात हो,
प्रबंधित करने की बात हो, विश्लेषित करने की बात हो और प्रदर्शित करने की बात हो। बेसिकली जब इस प्रश्न को आप डिटेल में पढ़ोगे तब ऐसा कुछ समझ में आएगा आपको कि जो है आप आकाश आधारित कुछ प्रणाली से आप किसी दूरस्थ स्थान पर रखी किसी वस्तु की पिक्चर ये इमेजिनेशन 2D 3D इमेज क्लियर करते हो लेते हो। उसके बाद डेटा कलेक्ट होता है, फिर रिसर्च सेंटर में जहां पर वो डेटा रिसीव हो रहा है उस डेटा का एनालिसिस और विश्लेषण होता है। तत्पश्चात उस वस्तु को एक बड़े से स्क्रीन में प्रदर्शित करा जाता है कि वो दिखती कैसी। समझ गए बात को? जीआईएस समझ में आया कि नहीं? कम शब्दों में फटाफट बता दो। टू मार्कर पूछेगा, जीआईएस इटसेल्फ टू मार्कर पूछे तो बता देना कि टू मार्कर में भी कोई दिक्कत थोड़ी है, सर ने इतना तो बता दिया था। टू मार्कर, सेवन मार्कर, उपयोग चूंकि पूछा है सेवन मार्कर में शब्दों का देखो प्रयोग करना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि वहां जो बॉक्स मिलेगा उस बॉक्स के बाहर नहीं जाना, वहां स्पष्ट लिखा रहता है कि यदि आप इसके बाहर जाकर लिखेंगे तो कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी में ज्यादा कंटेंट आपके लिए समायोजित करने के चक्कर में कम समय रहता है, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि मैं अकेला ही ये सारी चीजें क्लास तैयार करना, क्लास अपलोड करना तो खुद करता हूँ। इवन ये क्लास बनाने के दौरान भी कई जो मिस्टेक्स होती हैं उनको मैं चेक करता रहता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको दरकिनार करते हुए आप सारी चीज़ों को समझेंगे। अदरवाइज़ आप यदि मुझसे होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप क्लास ना देखें, आपका भविष्य आप खुद निर्धारित करें। चलिए, इससे उपयोग निम्नलिखित हैं, ध्यान से सुनना कि इसके उपयोग क्या हैं। कृषि की बात होती है तो मृदा की प्रकृति, जल स्रोत, फसलों का आकलन, मतलब कृषि के संबंध में हम पता कर सकते हैं कि उस मृदा की या मिट्टी की प्रकृति कैसी है, वहां पर पानी के स्रोत क्या क्या है, फसलों का आकलन कैसे किया जा सकता है, मतलब कितनी उत्पादकता हुई, क्या उसकी पैदावार हो सकती है इत्यादि पे चर्चा। जैसे मान के चलो आग लग गई तो कितनी लगी इत्यादि की बात हो गई। हम सिटी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, शहरी नियोजन भी जीआईएस के माध्यम से हो सकता है और भविष्य में हम सिस्टमैटिक शहर, जैसे अभी आज आप जो शहरों को देखते हो वो सिस्टमैटिक नहीं होती, समझे बात को? कहीं भी टाउनशिप जो मतलब जो टाउनशिप प्लानिंग होती है हमारे यहाँ बहुत वाहियात या बहुत खराब होती है आज भी। इवन ये देखा होगा कि आजादी के इतने वर्ष हो गए, इसके बावजूद आज भी हमारे यहाँ पहले सड़क बनाई जाती है, फिर सड़क खोद दी जाती है कि हमको पाइपलाइन डालना है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? चलो, सामाजिक विकास की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। सोशल डेवलपमेंट तो विद्यालयों हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जल संसाधन आदि के विकास में भी ये तकनीक जो है आपका सहयोग कर सकती है। रिसोर्स एलोकेशन की बात, मैपिंग की बात आ गई, संसाधन मानचित्रण, तो प्राकृतिक संसाधनों का चित्रण और संरक्षण किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। जनसंख्या नियंत्रण में भी जो है सहयोग कर सकती है यदि जनसंख्या का मानचित्रण करा जाए, स्थिरीकरण करा जाए और वृद्धि आदि की जो है समझ लगा ली जाए और तत्संबंधी योजनाओं का निर्माण कर लिया जाए। पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है, जैसे हम देख सकते हैं वन कितने हैं, वन्य जीव किस प्रकार से आपको हैं और उसी के साथ साथ जैव विविधता को बनाए रखने में भी जीआईएस तकनीक आपका सहयोग कर सकती है या आप इस तकनीक को प्रयोग में ला सकते हैं। तो अब मुझे बता दीजिए, आपको जीआईएस और इसके उपयोग पूछ लेगा तो क्या आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे? एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट्स करके बता दीजिए जब तक मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जो है आप कोशिश करते रहें, कोशिश करने में कोई कसर ना करें। मैं आपको बोल रहा हूँ जो बीच में जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और आप देखते चलिए कि आपके लिए सारे कंटेंट को मैंने डिज़ाइन कर दिया है और आपको बहुत कुछ मदद मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। इस मदद के माध्यम से आप आगे बड़ी आसानी से पहली बार में एक अच्छी और सटीक तैयारी कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनको मैं किसी भी बुक को प्रेफरेंस नहीं देता। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब कुछ मेरे से पढ़ लें और आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएँ, सिनॉप्सिस बन जाएँ, आंसर राइटिंग हो जाए, सब कुछ सिर्फ कॉम्बो बैच में बड़ी आसानी से हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चलिए, एक और प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों। सामुदायिक योजना क्या है?
संसाधन मानचित्रण के तत्वों को लिखिए। अब इसमें मैंने चूंकि 2 प्रश्न रखे होंगे। देखो, एक तो जो है आपका जो है कम्युनिटी प्लानिंग, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए जिसको आपने बोल दिया सामुदायिक योजना। तो 2 मार्कर इटसेल्फ आ जाएगा और 2 मार्कर के साथ-साथ 7 मार्कर भी ये प्रश्न आपका बनता हुआ दिख जाएगा। साथ में संसाधन मानचित्रण को मैंने आपके इसके लिए जोड़ा है। तो देखो, पहले अपन सामुदायिक योजना को समझते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जैसी समस्या के समाधान हेतु सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं। मतलब समस्या सबकी कॉमन है। जैसे आप जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, शायद वहां पर सड़कें ना हो, पॉइंट समझ गए। तो हम सब लोग मिले और हमने डिसाइड करा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा डोनेट करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा देंगे और चंदा देने के बाद हम इस क्षेत्र की रोड बना लेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जैसी समस्या के समाधान हेतु सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करते हैं, सामुदायिक योजना कहलाती है, कम्युनिटी प्लानिंग। ये बात क्लियर है। आगे देखो, 2 मार्कर ये तैयार कर दिए कि नहीं कर दिए अपन ने। आगे देखो, अब चूंकि संसाधन मानचित्रण इसमें पूछा है, तो संसाधन मानचित्रण को मैंने अलग से समझाया। देखो, जबकि यहाँ पर जबकि लिखा है, थोड़ा सा नाम के कारण शायद आपको ना दिख रहा हो। तो जबकि संसाधन मानचित्रण में उन संसाधनों की पहचान की जाती है जो वास्तविक कार्य योजना में उपयोग में लाए जा सकेंगे एवं कार्य की सफलता को प्रगति प्रदान करें। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस हमारे डेवलपमेंट में, हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारे किसी कार्य को एग्जीक्यूट करने में कौन-कौन से संसाधन काम में आएँगे, उनके लिए जो आप पूरी प्रक्रिया तैयार कर रहे हो, उसी को संसाधन मानचित्रण कहा जा रहा है। आ रहा है प्रश्न? बिल्कुल। सिलेबस में सारे टॉपिक हैं, बड़े संक्षिप्त टॉपिक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। मैंने आपको बोला ना कि मुझे पढ़ाने की पूरे व्यवस्था यदि हो गई, सारे कंटेंट मैंने इस तरीके से जमा लिए आपके, तो मैं आपको 400 नहीं, मैं 600 नंबर दिलाने की हिम्मत रखता हूँ। समझे बात को? चलो, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संसाधन की बात होती है, किसकी बात आती है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात आती है। संसाधन मानचित्रण में शामिल तत्व क्या-क्या है? मतलब आपके पास पैसा कितना है, ऐसा समझ लो। दूसरा, भौतिक परिसंपत्तियों की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों। तो भौतिक परिसंपत्तियां मतलब जिनको आप छू सकें, जिनको आप आस-पास देख सकें, उनकी बात हो रही है। स्थानिक संस्थानिक परिसंपत्तियां मतलब जिस संस्थान में मिलकर आप काम कर रहे हैं, उस संस्थान में क्या-क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। मानव संसाधन मतलब आप और हम लोग जो गिने जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मानव संसाधन का हिस्सा हो जाएंगे। सूचना, संचार और नेटवर्क, ये सब कैसा है, इसमें संसाधन मानचित्रण में शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या आपको संसाधन मानचित्रण थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब देखो, अपन ने क्या लिखा कि गौरतलब है कि सामुदायिक योजना एवं संसाधन मानचित्रण आपदाओं के आकलन, इनके परिणाम और संभावित दुष्परिणाम को कम करने में सहायक होते हैं। मतलब ये टॉपिक आपका आपदा प्रबंधन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब आपदा प्रबंधन कहाँ पर है, मुझे जल्दी से बता दो कमेंट करके, मैं समझ जाऊंगा तुमने सिलेबस देखा है। आपका आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में कहाँ पर है, आपको बताना है। कितने मतलब पेपर्स में है? 1, 2, 3 ऐसे बता सकते हो? क्या आपको याद हो कि सर जो है हमको ज्योग्राफी में है, हमको साइंस में है या और कहीं पर भी है? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, ठीक। चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बच्चों, 3 जगह है ये आपका, ज्योग्राफी में भी है, साइंस में भी रिलेवेंट करता है और मैं आपसे बोल रहा हूँ आपदा प्रबंधन मैं आपको बहुत विधिवत पढ़ा दूँगा। आपका जो है नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज जो है आपका, उसमें नागपुर जो आपके एग्ज़ाम में इस बार आया था, मेरे को लग रहा है प्री 2025 में, उस कॉलेज में हम लोगों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई है और इवन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैंने अच्छा खासा काम कर रखा है। इवन इस जॉब को मैं छोड़ के भी आया हूँ, तो आपदा प्रबंधन आप ऐसे समझ लो कि आपके लिए बहुत सटीक, बहुत व्यवस्थित कंटेंट भी मैं आपको दे दूँगा और साथ में सब्जेक्ट की समझ भी विकसित कर दूँगा कि कैसे बनना है। तो आपदा प्रबंधन पढ़ाऊँगा समय आने पर। ठीक है, चलो, एक और क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेवेंट होता हुआ दिखता है, पर ज्योग्राफी का हिस्सा थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं। जिस प्रकार जीआईएस है, वैसे ही आप जीपीएस है, वैसे ही आप जो है आईआरएनएसएस को जो है देख सकते हैं। समझ गए बात को? तो देखो, इसका पूरा नाम आईआरएनएसएस या इसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है।
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो, IRNS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब जब आप मेंस लिख रहे हो और वो भी हिंदी मीडियम वाले हो ना, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस तरीके से देवनागरी में लिख के आना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इतनी बात क्लियर है। यह भारत द्वारा क्या है, अपन बता रहे हैं दूसरी लाइन में, तो भारत द्वारा विकसित स्वतंत्र एवं स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। और भारत चौथा देश है जो इस तरीके की अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली, उपग्रह प्रणाली को विकसित कर रहा है। जैसे अमेरिका का जीपीएस है, आपको पता होगा, तो वैसे ही भारत ने जो अपना पर्सनल जीपीएस विकसित करा है उसको IRNSS या नाविक के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, देखो यह अमेरिकी स्वामित्व वाली जीपीएस प्रणाली का स्थान लेगी, क्योंकि अभी आप जो सारी चीजें यूज करते हैं वो जीपीएस के माध्यम से करते हैं। पर हो ऐसा कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग आए हैं, वो किसी दिन बोल दें कि अब जीपीएस का यूज नहीं करोगे तो तुम टेंशन में हो जाओगे, तुम भटक जाओगे, क्योंकि तुम अब रास्ता पूछना भूल चुके हो। समझ गए, हर चीज गूगल कर लेते हो तुम, ये जमाना आ गया है तुम्हारा। समझे बात को, कि जीपीएस से सर्च कर लो, कहाँ पर है लोकेशन पूछ लो। पर जीपीएस जिस दिन बंद हो गया उस दिन क्या करोगे? इसलिए खुद का जीपीएस और आत्मनिर्भर होना जरूरी है। समझे बात को। चलो, इसके अंतरिक्ष सेगमेंट में 8 उपग्रह हैं, टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं। अब मान के चलो ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो इस तरीके से देखो पृथ्वी को ये कवर करते हैं। ये 4 इस तरफ हो गए, अब मान लेते हैं 4 और इस तरफ से हो गए, मतलब पृथ्वी अब घूमने दो कहाँ घूम रही है। जैसे ही घूम जिस जिस दिशा में घूमेगी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 8 हैं ये उसको एक लोकेट करके रखेंगे, और इसी के बेसिस पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पर उपलब्ध है। समझ गए बात को। ये रहा आपका IRNS। अब इसका प्रमुख अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, अनुप्रयोग का मीनिंग होता है बच्चों एप्लीकेशन। आपको हिंदी भी एक विषय है मेंस में, ध्यान से सुनना, हिंदी भी है, तो हिंदी में आपको जो है पारिभाषिक शब्दावलियां पूछ लेता है, तो इसलिए बोलता हूँ वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो भारतीय उपयोगकर्ताओं को भारत और इसकी सीमा के 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र की सटीक जानकारी देगा ये। समझ गए बात को, मतलब हम लोग 1500 किलोमीटर तक की रेंज पर अच्छा खासा जो है किसी वस्तु की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अन्य उपयोग, प्रमुख उपयोग ये लिख दिया मैंने क्योंकि आपसे उपयोग पूछा है, तो देखो एक तो आंसर ये हो गया। उसी के साथ मैंने आपको जो है यहाँ पर अन्य उपयोग लिख दिया कि स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में क्या कर सकता है, सहायता पहुंचाएगा। आपदा प्रबंधन की बात हो, वाहन ट्रैकिंग की बात हो, फ्लीट मैनेजमेंट की बात हो, मैपिंग की बात हो, इन सब में ये क्या करेगा, मदद करेगा। मोबाइल फोन में उपयोग, उसके साथ साथ समय की सही जानकारी, उसी के साथ साथ ड्राइवरों के लिए दृश्य और ध्वनि में नेविगेशन में सहायता करेगा। मतलब आगे की जैसी सारी चीजें उनको दिखती जाएं, आपके फोन में उपयोग होगा जिसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं किसी जगह को। तो ये सारी चीजें हमारे अपने पर्सनल जीपीएस या नाविक के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। समझे बात को। आया मजा कि नहीं आया। 7 मार्कर में आपको पांचवा ये प्रश्न है, यदि आप फटाफट देखेंगे तो मैं आपको एक नजर दिखा देता हूं कि पहला क्वेश्चन क्या करा आपने। पहला क्वेश्चन मृदा संरक्षण अर्थ और इसके मृदा संरक्षण का अर्थ और इसके जो है जैविक उपायों के बारे में चर्चा करी। दूसरा प्रश्न यदि आता है तो वन आधार, मध्य प्रदेश के वन आधारित उद्योगों के बारे में चर्चा करी आपने। तीसरे प्रश्न पर यदि मैं करता हूं आपसे चर्चा, तो जीआईएस की चर्चा कर ली आपने। जीआईएस के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपका सामुदायिक योजना की बात हो गई और संसाधन मानचित्रण की बात हो गई। और पांचवा प्रश्न 7 मार्कर जो है आपका वो है IRNSS। मैं आपसे यकीनन कह रहा हूं लोग एक एक प्रश्न को कराने में 10-10 20-20 घंटे आपको देते हुए कभी बार दिख जाते हैं। मैं कम समय लूंगा, बेहतर कंटेंट दूंगा, पास भी करा दूंगा, इसकी गारंटी आपको कोई नहीं देगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं पहली फुर्सत में ज्वाइन कर लो। आपको कंटेंट जमा हुआ है, बिल्कुल पढ़ना है और पास होना है। तो जो मेंस देने जा रहे हैं इस बार का वो फटाफट जुड़ जाएं, और जो आगामी मेंस की तैयारी में है भाई साहब अभी से पढ़ लो। इतना समय नहीं बचता कि प्री निकलने के बाद आप एक एक सब्जेक्ट को 10-10 दिन भी दे पाओ। तब नहीं होगा ना, जिसके नोट्स नहीं बने उनका तो कतई नहीं हो सकता। नोट्स बना लोगे तो सिनॉप्सिस बनाने पड़ते हैं, सिनॉप्सिस बना लोगे तो आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। इन सब में अच्छा खासा समय लगता है। निर्णय आपका है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। यदि आपका अभी भी मन कर रहा है
आप डायरेक्ट जुड़ें, डायरेक्ट कॉल करें, जो भी आपकी जो समस्याएँ हैं वो मुझसे शेयर करें, मैं उसका समाधान आपको दे दूँगा। इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी मेहनत को आप ही दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। मैं अपने चैनल का ना तो कोई बड़ा-सा पेमेंट देकर प्रमोशन करता हूँ, ना कुछ करता हूँ। पर आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, मैं उसका धन्यवाद ज़रूर करता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप इस चैनल को बनाएँगे, आप इस चैनल को आगे ले जाएँगे। जय हिंद, जय भारत और ध्यान रखें अपना। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।